रूस एक ऐसा देश जो आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर जिस देश के इतिहास और भव्यता की मिसाल हैं, जहां यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा बहती है, प्याज के आकार के गुंबद वाले रंगीन चर्च जहां पर देखे जा सकते हैं, और बैले डांस, फिगर स्केटिंग जिस देश की खास पहचान है, वो देश है रूस। इस देश के बारे में ऐसा बहुत कुछ खास है जो आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए चलिए हमारे साथ रूस की यात्रा पर, इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। रूस एक अंतर महाद्वीपीय देश है क्योंकि ये एशिया और यूरोप दो महाद्वीपों में आता है। इसका लगभग 77% भूभाग एशिया महाद्वीप में है, जो मुख्य रूप से साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। वहीं इसका लगभग 23% हिस्सा जो घनी आबादी वाला और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो यूरोप महाद्वीप में है। इसलिए कहा जाता है कि रूस में सूरज एक ही दिन में दो महाद्वीपों पर उगता और ढलता है। यूराल पर्वत श्रृंखला और यूराल नदी पारंपरिक रूप से एशिया और यूरोप के बीच की भौगोलिक सीमा मानी जाती है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। ये कनाडा से लगभग 1.7 गुना बड़ा है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस की थल सीमा 14 देशों से लगती है। इसके उत्तर पश्चिम में नॉर्वे और फिनलैंड है, पश्चिम में एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस और यूक्रेन है, और कैलिनिनग्राड एक्सक्लेव जो कि रूस के मुख्य भूभाग से दूर है। उसके जरिए लिथुआनिया और पोलैंड की सीमाएं भी इससे लगती हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में जॉर्जिया और अज़रबाईजान है, जबकि दक्षिण में कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन और उत्तर कोरिया इसके पड़ोसी देश हैं। इसके पूर्व में विशाल प्रशांत महासागर स्थित है। अपनी विशालता के साथ रूस लगभग 37,653 किलोमीटर लंबी तट रेखा रखता है, जो कनाडा, नॉर्वे और इंडोनेशिया के बाद दुनिया में चौथी सबसे लंबी तट रेखा है। रूस की राजधानी मॉस्को है, जो मध्य रूस में मॉस्कवा नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के नाम पर मॉस्को को ये नाम मिला। ये शहर इस देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पर आने वाला रूस जनसंख्या में 9वें स्थान पर आता है, क्योंकि इसकी आबादी लगभग 14.4 करोड़ है। और मॉस्को ओब्लास्ट, क्रास्नोडार क्राय, सेंट पीटर्सबर्ग और स्वेर्दलोव्स्क ओब्लास्ट इसके घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। रूस की करेंसी रशियन रूबेल है, जो वर्तमान में 1.10 भारतीय रुपए के बराबर है। इस विशाल देश की एक खासियत इसके टाइम जोन भी है। ये इतना विशाल है कि इसे एक नहीं बल्कि 11 अलग अलग टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब है कि जब पश्चिम में स्थित मॉस्को में सुबह हो रही होती है, तो रूस के सबसे पूर्वी हिस्से में रात होती है। अगर हम भारत से तुलना करें तो भारत का समय मॉस्को से 2 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। इस देश की लिटरेसी रेट लगभग 99.7% है, जिससे पता चलता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है। यहाँ ज्यादातर एजुकेशन फ्री है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसी तरह यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी अच्छा है, जिसमें फेडरल कंपल्सरी मेडिकल इंश्योरेंस फंड स्कीम के जरिए फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। रूस में कई धर्मों के लोग साथ रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोग रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म को मानते हैं, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और पुराना धर्म है। इसके अलावा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, कैथोलिक, यहूदी और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी हैं। इस देश की एकमात्र राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा रूसी भाषा है, लेकिन यहाँ पर चेचन, तातार, बश्किर, याकूत, उद्मुर्त, कोमी और मोक्शा जैसी कई स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ के लोग सामाजिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। रूसी लोगों के लिए परिवार और बड़ों के सम्मान का महत्व सबसे ज्यादा होता है। ये लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। प्रकृति से गहरा लगाव और खेलों का भरपूर मजा लेना भी इनकी खासियत है। रूस में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पर कई तरह के खेल बेहद लोकप्रिय है।
जिनमें से कुछ तो विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। फुटबॉल, आइस हॉकी, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेल यहाँ पर बड़े चाव से देखे और खेले जाते हैं। बायथलॉन, बॉक्सिंग, रेसलिंग और सांबो जैसे मार्शल आर्ट्स भी यहाँ पर खूब पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा टेनिस, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक्स में भी रूसी एथलीट्स ने हमेशा शानदार परफॉर्म किया है। फिगर स्केटिंग, खासकर पेयर स्केटिंग और आइस डांसिंग में भी रूस का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है और रूस की विशाल भौगोलिक स्थिति भी दुनिया भर में इसे खास महत्व दिलाती है। इसलिए चलिए अब हम जान लेते हैं रूस के 6 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में, जो हैं कोला करेलियन क्षेत्र, रूसी मैदान, यूराल पर्वत, पश्चिमी साइबेरियाई मैदान, मध्य साइबेरियाई पठार और दक्षिण और पूर्व के पहाड़। इनमें से कोला करेलियन क्षेत्र रूस के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और कोला प्रायद्वीप और कारेलिया को कवर करता है। ये बाल्टिक शील्ड का हिस्सा है, जो कि प्राचीन और कठोर चट्टानों से बनी भूमि है। टुंड्रा, बोरियल वन और पहाड़ियां इसी क्षेत्र में आती हैं। बात करें रूसी मैदान या रशियन प्लेन की, जो पूर्वी यूरोप का एक विशाल और ज्यादातर समतल मैदान है और यूराल पर्वत से लेकर के पश्चिमी सीमाओं तक फैला हुआ है। ये यूरोप के सबसे बड़े मैदानों में से एक है और अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो इसे रूस के कृषि उत्पादन का केंद्र बनाती है। वोल्गा नदी इसी मैदान से होकर के बहती है। अब बारी आती है यूराल पर्वत की। ये पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है और पारंपरिक रूप से यूरोपीय रूस को एशियाई रूस से अलग करती है। ये बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है, क्योंकि इनकी औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर के बीच है, लेकिन ये खनिजों और जीवाश्म ईंधन से भरपूर है, जिसकी वजह से औद्योगिक विकास के लिए इनका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद है पश्चिमी साइबेरियाई मैदान या वेस्ट साइबेरियन प्लेन, जो यूराल पर्वत के पूर्व में स्थित दुनिया के सबसे बड़े समतल मैदानों में से एक है। ये उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर के दक्षिण में अल्ताई पहाड़ों की तलहटी तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में टुंड्रा, टैगा और स्टेपी जैसे प्राकृतिक क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका अधिकांश भाग दलदली है और यहाँ पर विशाल तेल और गैस के भंडार भी हैं। और अब जानते हैं मध्य साइबेरियाई पठार या सेंट्रल साइबेरियन प्लेटो के बारे में, जो पश्चिमी साइबेरियाई मैदान के पूर्व में येनिसेई और लेना नदियों के बीच स्थित एक विशाल पठारी क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है, लेकिन यहाँ पर पुतोराना पठार जैसे कुछ ऊंचे क्षेत्र भी हैं। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र शंकुधारी वनों से ढका हुआ है और छठा भौगोलिक क्षेत्र है दक्षिण और पूर्व के पहाड़। रूस के दक्षिणी और पूर्वी किनारे पर कई प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे काकेशस पर्वत, जो कि यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इनमें माउंट एल्ब्रस भी शामिल है, जो 5642 मीटर की ऊंचाई के साथ रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके अलावा साइबेरिया में अल्ताई, सायन और बाइकाल के आसपास के पहाड़ इसी क्षेत्र में आते हैं और सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत भी इसी का हिस्सा है। रूस का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एल्ब्रूस है और सबसे निचला बिंदु कैस्पियन सागर है, जो समुद्र तल से -28 मीटर नीचे स्थित है। रूस के भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक क्षेत्रों को थोड़ा विस्तार से जानें तो ये प्राकृतिक क्षेत्र है टुंड्रा, टैगा, स्टेपी, शुष्क क्षेत्र और पहाड़। ये क्षेत्र रूस की जैव विविधता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, जिससे रूस दुनिया के सबसे जैव विविध देशों में से एक बन जाता है। यहाँ आर्कटिक टुंड्रा, बोरियल वन, समशीतोष्ण वन, घास के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र जैसे अनेक इकोसिस्टम हैं। रूस के प्राकृतिक क्षेत्र टुंड्रा की अगर बात की जाए तो रूस के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली टुंड्रा में तापमान बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पर पेड़ नहीं उग पाते। यहाँ स्थायी रूप से जमी मिट्टी, परमाफ्रॉस्ट और काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियों जैसी वनस्पति पाई जाती हैं। ये रेंडियर और आर्कटिक लोमड़ी का घर है। यहाँ ध्रुवीय भालू भी पाए जाते हैं, खासकर तटवर्ती इलाकों में। वहीं टैगा या फॉरेस्ट जोन टुंड्रा के दक्षिण में स्थित रूस का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा शंकुधारी वन भी है।
यहाँ मुख्य रूप से चीड़, स्प्रूस और फर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ये विशाल जंगल दुनिया के बोरियल वन का एक बड़ा हिस्सा है, जो वैश्विक जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस क्षेत्र में भूरे भालू, मूस, भेड़िए और साइबेरियाई बाघ आसानी से देखे जा सकते हैं। यहाँ लिंक्स और विभिन्न प्रकार के शिकारी पक्षी भी मिलते हैं। तीसरा प्राकृतिक क्षेत्र स्टेपी है, जो टैगा के दक्षिण में उपजाऊ मिट्टी वाले विशाल घास के मैदान है। ऐतिहासिक रूप से ये मैदान खाना बदोश जनजातियों का घर रहे हैं और अब बड़े पैमाने पर कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर कई तरह की घास, ट्यूलिप और पॉपीज उगते हैं और ये मैदान छोटे जानवरों जैसे ग्राउंड स्क्विरल और बजार्ड जैसे शिकारी पक्षियों का आवास है। साइगा एंटीलोप जैसे बड़े शाकाहारी भी कभी कभी यहाँ पर देखे जाते हैं। चौथा क्षेत्र है शुष्क क्षेत्र या एरिड जोन, जो मुख्य रूप से रूस के दक्षिणी भागों, विशेषकर कैस्पियन सागर के पास पाए जाते हैं। इसमें अर्ध रेगिस्तान और रेगिस्तानी इलाके शामिल हैं, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। फिर भी कुछ खास तरह के जीव जंतु और वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जो ऐसी कठोर परिस्थितियों में ढल जाती हैं, जैसे कैक्टस की कुछ प्रजातियां, जर्बोआ जैसे स्मॉल रोडेंट्स और डेजर्ट रेप्टाइल्स। और पांचवा प्राकृतिक क्षेत्र पहाड़, विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाने वाले ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहां की वनस्पति और जलवायु ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती है। इसमें अल्पाइन घास के मैदान और बर्फीली चोटियां शामिल है। काकेशस पर्वत, जो कि रूस के दक्षिण पश्चिम में है, अपनी खास जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ काकेशियन स्नोकॉक, लेपर्ड और माउंटेन गोट जैसे अनोखे जीव मिलते हैं। ऊंचाई पर देवदार और जुनिपर जैसे पेड़ और निचली ढलानों पर ओक और बीच के जंगल भी पाए जाते हैं। यहीं पर माउंट एल्ब्रूस है। तो इन 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में प्रचुर जैव विविधता देखने को मिलती है और इन्हीं में मिलता है रूस का राष्ट्रीय फूल कैमोमाइल और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ बर्च। इसी तरह रूस का राष्ट्रीय पशु यूरेशियन ब्राउन बेयर है और इस देश का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, लेकिन डबल हेडेड ईगल को रूस के प्रतीक के तौर पर महत्व दिया जाता है। अपनी जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए रूस में बहुत से नेशनल पार्क हैं, जिनमें प्रियल ब्रूसी नेशनल पार्क, लोसेनी ऑस्ट्रोव नेशनल पार्क, वोदलोज़रस्की नेशनल पार्क, प्रिबायकलस्की नेशनल पार्क और ज़बेकालस्की नेशनल पार्क प्रमुख हैं। रूस के विशाल भूभागों को सींचने वाली और पारिस्थितिकी तंत्र को जीवन देने वाली रूस की नदियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। रूस में नदियों और झीलों का एक विशाल नेटवर्क फैला हुआ है, जो परिवहन, सिंचाई, पर्यटन और मछली पकड़ने जैसी आर्थिक गतिविधियों में भी अहम भूमिका निभाता है। इन नदियों में वोल्गा सबसे लंबी नदी है, लगभग 3,531 किलोमीटर की लंबाई और 1.35 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल जल ग्रहण क्षेत्र के साथ ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यूरोपीय रूस की भी जल प्रवाह और जल निकासी बेसिन के मामले में भी सबसे बड़ी है। पूरी तरह से मध्य रूस के भीतर बहती हुई वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है और रूस के 11 सबसे बड़े शहरों से होकर के गुजरती है। वोल्गा को अक्सर रूसी साहित्य और लोक कथाओं में वोल्गा मातुश्का यानी महान माँ वोल्गा के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो इसके सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाता है। ये रूसी मैदान के एक बड़े हिस्से को सिंचित करती है और परिवहन, कृषि और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं, जिनमें झिगुली हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और यूरोप के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांटों में से एक वोल्गा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन शामिल है। इसी तरह एक प्रमुख नदी लेना है, जो साइबेरिया की 3 महान नदियों लेना, ओब और येनिसेई में से एक है। इसकी ये विशेषता है कि इसका पूरा जल ग्रहण क्षेत्र पूरी तरह से रूसी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित है। ये नदी रूस के भीतर पूरी तरह से स्थित सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 4,294 किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग 77% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट यानी स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी से ढका हुआ है, जो साइबेरियाई परिदृश्य की एक विशेषता है। साइबेरिया की एक और बड़ी नदी है,
जिसका नाम है येनिसेई, जिसकी लंबाई लगभग 3,487 किलोमीटर है और ये अपनी लंबाई और पानी की भारी मात्रा के लिए जानी जाती है। इस पर बना सायोनो-शुंशेस्काया प्लांट रूस का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। अमूर नदी भी एक प्रमुख नदी है जो कि रूस और चीन के बीच की सीमा का एक हिस्सा बनाती है और प्रशांत महासागर में जाकर के मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 2,824 किलोमीटर है। इनके अलावा रूस में डॉन, कामा, ओका और नॉर्दर्न डिविना जैसी नदियां भी हैं। इसी तरह रूस की प्रमुख नदी प्रणाली है ओब-इर्तिश नदी प्रणाली, जिसकी कुल लंबाई लगभग 5,410 किलोमीटर है। इसमें ओब मुख्य नदी है और इर्तिश इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये प्रणाली साइबेरिया के बड़े भूभाग से होकर के बहती है और क्षेत्र के तेल, गैस, शिपिंग व ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाती है। नदियों के साथ साथ रूस में दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण झीलें भी हैं, जैसे कि बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में स्थित है। वो दुनिया की सबसे गहरी झील होने के साथ साथ आयतन के अनुसार ताजे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील भी है। इसमें दुनिया के सतही मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा है और इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1,642 मीटर या 1.64 किलोमीटर है। इसी तरह लाडोगा झील उत्तर पश्चिमी रूस में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी झील है और इसका क्षेत्रफल लगभग 17,700 वर्ग किलोमीटर है। ये सेंट पीटर्सबर्ग शहर के लिए पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और ओनेगा झील यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 9,700 वर्ग किलोमीटर है। इनके अलावा कैस्पियन सागर एक अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो कि अपने विशाल आकार की वजह से सागर कहलाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये रूस की सबसे बड़ी झील है। ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान के बीच स्थित है। रूस का सबसे निचला बिंदु इसी कैस्पियन सागर में है और ये झील अपने विशाल तेल और गैस भंडारों के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी नदियां और झीलें न केवल रूस की भौगोलिक सुंदरता को बढ़ाती हैं, बल्कि इस देश के पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूस की जलवायु पर अगर हम नजर डालें तो इस देश के अधिकतर हिस्सों में लंबी और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। इन सर्दियों में जमीन का एक बड़ा हिस्सा अक्सर मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है। साइबेरिया और उत्तरी क्षेत्रों में सर्दियां 6 से 8 महीने तक चलती हैं और तापमान -30 से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ पर गर्मियां अक्सर छोटी होती हैं, खासकर उत्तरी और साइबेरियाई इलाकों में, जहाँ पर गर्मी मुश्किल से 1 से 2 महीने टिकती है और औसत तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दक्षिण और तटीय क्षेत्रों में जलवायु थोड़ी हल्की होती है, लेकिन फिर भी ये कहना सही होगा कि रूस एक ठंडा देश है, जहाँ पर अधिकतर समय सर्द मौसम का प्रभाव रहता है। और अब बारी आती है रूस के इतिहास को जानने की और इस देश को अपना ये नाम कैसे मिला, ये पता लगाने की। तो रशिया नाम की जड़ें RUS शब्द में है। रस शब्द का प्रयोग पूर्वी स्लाव लोगों और इस क्षेत्र में बसने वाले वाइकिंग व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। पूर्वी स्लाव वो लोग थे जो पूर्वी स्लावी भाषाएं बोलते थे और कीवियन रूस के प्रमुख निवासी थे। बाद में बिजान्टिन साम्राज्य और अन्य यूरोपीय स्रोतों ने भी इस नाम को अपनाया। समय के साथ ये शब्द विकसित होता गया और अंग्रेजी में रशिया के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस देश का इतिहास बहुत लंबा और जटिल है। 3वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच पूर्वी स्लाव लोग यूरोप में एक अलग समूह के रूप में उभरे। लगभग 9वीं शताब्दी में वाइकिंग व्यापारियों और शासकों के प्रभाव से पहला पूर्वी स्लाव राज्य कीवियन रूस बना। 988 में कीवियन रूस ने बिजान्टिन साम्राज्य से रूढ़िवादी ईसाई धर्म अपनाया, जिसने इसकी संस्कृति, कला और राजनीतिक विकास को गहराई से प्रभावित किया। आंतरिक संघर्षों और विशेषकर 13वीं शताब्दी में मंगोलों के आक्रमण की वजह से ये राज्य कई रियासतों में बिखर गया और लगभग 250 वर्षों तक मंगोल शासन के अधीन रहा। मॉस्को ने बाद में कीवियन रूस की राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को अपनाया,
लेकिन इस दावे को लेकर के इतिहासकारों में कुछ मतभेद हैं। कुछ इसे वैध मानते हैं जबकि कुछ इसे राजनीतिक दावा मानते हैं, विशेषकर यूक्रेनी और बेलारूसी दृष्टिकोण से। मंगोल शासन के दौरान मॉस्को की ग्रैंड डची ने धीरे धीरे शक्ति हासिल की। मॉस्को ने आसपास की रूसी रियासतों को एकजुट करना शुरू किया और 1480 तक मंगोलों के प्रभुत्व से मुक्ति पाई। मॉस्को की बढ़ती शक्ति के साथ 1547 में इवान द टेरिबल को पहले सार के रूप में रूस के सारडोम की घोषणा की गई। उनके शासनकाल में केंद्रीय सत्ता मजबूत हुई और रूस का विस्तार हुआ। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में पीटर द ग्रेट के शासनकाल में रूस ने एक बड़ा परिवर्तन देखा। उन्होंने सेना और नौसेना का आधुनिकीकरण किया, पश्चिमी विचारों को अपनाया, शिक्षा को बढ़ावा दिया और सेंट पीटर्सबर्ग को एक यूरोपीय शैली की नई राजधानी बनाया। उनके प्रयासों ने रूस को एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके बाद कैथरीन द ग्रेट ने रूस का और विस्तार किया, विशेष रूप से ब्लैक सी तक पहुंच बनाई और कला और शिक्षा को बढ़ावा दिया। रूसी साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी में भी काफी विस्तार जारी रखा, विशेष रूप से मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में। इसने 1812 के नेपोलियन युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां नेपोलियन की सेना को रूस की सर्दियों और प्रतिरोध ने हराया। हालांकि 1853 से 1856 तक चले क्रीमियन युद्ध में पश्चिमी शक्तियों से हार ने रूस की सैन्य कमजोरियों को उजागर किया और सुधारों की आवश्यकता महसूस कराई। इसी दौरान 1861 में सार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा दासता का उन्मूलन एक बड़ा सामाजिक सुधार था, लेकिन इसके बावजूद सामाजिक अशांति और सुधारों की मांग बनी रही, जिसने डेकेम्ब्रिस्ट विद्रोह जैसे कई आंदोलनों को जन्म दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस अंदरूनी और बाहरी दबावों में था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी ने अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला और जनता में असंतोष बढ़ा दिया। इस दौरान 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसने सारवादी शासन को समाप्त कर दिया। इसके बाद बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता संभाली और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूसी सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी RSFSR की स्थापना हुई। RSFSR ने अन्य सोवियत गणराज्यों के साथ मिलकर के 1922 में सोवियत संघ या सोवियत यूनियन का गठन किया। सोवियत संघ के अधीन जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और कृषि का सामूहिकीकरण किया गया, लेकिन ये राजनीतिक दमन और लाखों लोगों की जान की कीमत पर हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके बाद वो एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक तीव्र वैचारिक और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में प्रवेश किया। इस अवधि में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष दौड़ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जैसे स्पुतनिक का प्रक्षेपण और यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजना। इसके अलावा इसने दुनिया भर में अपनी समाजवादी विचारधारा का प्रसार किया। हालांकि इस दौरान हथियारों की होड़ और क्यूबा मिसाइल संकट जैसे बड़े तनाव पैदा हुए और अफगानिस्तान युद्ध जैसी सैन्य विफलताएं भी सोवियत संघ के संसाधनों पर भारी पड़ी। निकोलो खरुश्चेव ने स्टालिन की कुछ दमनकारी नीतियों को कम किया और बाद में मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980 के दशक में आर्थिक पुनर्गठन और खुलेपन जैसी सुधारवादी नीतियां पेश की। इन नीतियों ने लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं और जातीय तनावों को उजागर किया, जिससे सोवियत संघ के पतन की प्रक्रिया तेज हुई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद आधुनिक रूसी संघ या रशियन फेडरेशन का उदय हुआ। इस बदलाव के साथ ही रूस ने राजनीतिक और अर्थव्यवस्था दोनों में बड़े बदलाव देखे। ये देश एक केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा और एक दलीय प्रणाली की जगह बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया। हालांकि ये दौर चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका को फिर से स्थापित करने की कोशिश की। रूस ने यूक्रेन पर अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने और नाटो के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से
2022 में यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण किया, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को बहुत गहराई से प्रभावित किया। इस संघर्ष ने पश्चिमी देशों, खासकर नाटो और यूरोपीय संघ के साथ रूस के रिश्तों में और ज्यादा तनाव पैदा कर दिया, जिसके चलते रूस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए और इस युद्ध से रूस को आर्थिक, सैन्य, अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक स्तर पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके बावजूद रूसी संघ अपनी राष्ट्रीय पहचान और एकजुटता पर जोर देता है, जिसे उसके प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक दर्शाते हैं। रूसी संघ के 2 प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक हैं इसका राष्ट्रीय ध्वज और राज चिन्ह या कोट ऑफ आर्म्स। रूस का राष्ट्रीय ध्वज 3 बराबर क्षैतिज पट्टियों से बना है, जिसमें सबसे ऊपर सफेद, बीच में नीला और सबसे नीचे लाल रंग है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक है। नीला रंग विश्वास और निष्ठा को दर्शाता है और लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और राष्ट्र के लिए बहाए गए रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं रूस का राज चिन्ह एक लाल शील्ड पर बना 2 सिर वाला गोल्डन ईगल है, जिसके पंख फैले हुए हैं। ईगल के सिर पर मौजूद मुकुट संप्रभुता और शक्ति का प्रतीक है। इसके पंजों में एक राजदंड और एक गोला है। ये दोनों वस्तुएं राज्य की शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ईगल के सीने पर एक लाल रंग की छोटी शील्ड बनी है, जिस पर एक चांदी का घुड़सवार नीले रंग के लिबास में एक काले ड्रैगन को भाले से मारते हुए दिखाया गया है। ये दृश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये प्रतीक रूस की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं और अर्थव्यवस्था, इस देश की आर्थिक मजबूती हो। रूस की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई और विकासशील मिश्रित बाजार प्रणाली है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे एक उच्च आय वाला देश माना जाता है और ये दुनिया की सबसे औद्योगिकीकृत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आर्थिक आकार की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से ये दुनिया की लगभग 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि ट्रिपल-P के हिसाब से ये 4थे नंबर पर आती है। इसका मतलब है कि रूस में सामान और सेवाओं को खरीदने की स्थानीय क्षमता काफी मजबूत है। रूस की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत इसका ऊर्जा क्षेत्र है। ये देश के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार है और ये इसका सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसके अलावा रूस दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक भी है और कोयला निर्यात में भी शीर्ष 3 देशों में आता है। ऊर्जा के अलावा रूस कृषि और सैन्य उद्योगों में भी एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिभागी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है और एक बड़ा हथियार निर्यातक भी है। सैन्य ताकत के मामले में रूस को दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है। लेकिन साल 2022 के बाद रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से रूस को विदेशी निवेश, टेक्नोलॉजी और व्यापार में नुकसान हुआ। रूबेल की कीमत में गिरावट आई, लेकिन रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने की पूरी कोशिश की और घरेलू उत्पादन, आत्मनिर्भरता और आंतरिक विकास पर विशेष जोर दिया। हालांकि हाईटेक सेक्टर जैसे माइक्रोचिप्स, मशीन टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में रूस अभी भी पश्चिमी तकनीक पर निर्भर है, जो इसकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो रूस के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में आधुनिक और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। वहीं साइबेरिया और सुदूर पूर्व के दूर दराज इलाकों में कठिन मौसम, विशाल दूरियों और कम निवेश के चलते कई चुनौतियां हैं। फिर भी रूस का रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जो देश के हर कोने को जोड़ता है। इस विशाल नेटवर्क में प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी शामिल है, जो मॉस्को से लेकर के प्रशांत तट तक फैला हुआ है। देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो रूस एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य है, यानी डेमोक्रेटिक फेडरल स्टेट, जहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। इसकी विधायिका को फेडरल असेंबली कहा जाता है, जो 2 सदनों में बटी है, काउंसिल ऑफ फेडरेशन और स्टेट ड्यूमा। देश का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। राष्ट्रपति को नागरिक सीधे और गुप्त मतदान से 6 साल के लिए चुनते हैं। सरकार का नेतृत्व चेयरमैन ऑफ द गवर्नमेंट करता है, जिसे राष्ट्रपति स्टेट ड्यूमा की सहमति से नियुक्त करता है।
रूस को प्रशासनिक रूप से 85 फेडरल सब्जेक्ट्स या संघीय विषयों में बांटा गया है, जो इसके राज्यों या प्रदेशों के समान है। ये संख्या अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य है। इनके अलावा यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर रूस अपना दावा करता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित है। हर फेडरल सब्जेक्ट की अपनी खास पहचान और स्वायत्तता होती है। फेडरल सब्जेक्ट्स मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: रिपब्लिक्स, ऑब्लास्ट, क्राइस, ऑटोनॉमस ऑक्रग्स, ऑटोनॉमस ऑब्लास्ट और सिटीज ऑफ फेडरल सिग्निफिकेंस। इनमें से रिपब्लिक्स ऐसे स्वायत्त क्षेत्र होते हैं जिनकी अपनी संवैधानिक और विधायी शक्तियां होती हैं और ये अक्सर खास जातीय समूहों से जुड़े होते हैं। चेचन रिपब्लिक या रिपब्लिक ऑफ तातरस्तान इसी तरह के क्षेत्र है। ऑब्लास्ट सबसे आम प्रकार के फेडरल सब्जेक्ट्स हैं जो सामान्य प्रांतों की तरह कार्य करते हैं। मॉस्को ऑब्लास्ट या लेनिनग्राद ऑब्लास्ट इसके उदाहरण है। क्राइस भी ऑब्लास्ट जैसे ही होते हैं, लेकिन अक्सर आकार में बड़े और भौगोलिक रूप से बाहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। क्रास्नोडार क्राई या कामचाटका क्राई इसके उदाहरण है। ऑटोनॉमस ऑक्रग्स छोटे कम आबादिक वाले क्षेत्र होते हैं जिनमें कुछ हद तक स्वायत्तता होती है और ये अक्सर स्वदेशी आबादी से जुड़े होते हैं। यामालो नेनेट्स ऑटोनॉमस ऑक्रग या खांटी मानसी ऑटोनॉमस ऑक्रुग इस तरह के क्षेत्र हैं। जहां तक ऑटोनॉमस ऑब्लास्ट की बात है तो रूस में इस प्रकार का केवल एक ही फेडरल सब्जेक्ट है, यहूदी ऑटोनॉमस ऑब्लास्ट। और सिटीज ऑफ फेडरल सिग्निफिकेंस ऐसे बड़े महानगरीय क्षेत्र हैं जिनकी स्वायत्तता ज्यादा होती है, जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को आगे 8 फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स या संघीय जिलों में ग्रुप किया गया है, जो कि प्रशासनिक सुविधा और केंद्र सरकार के समन्वय के लिए बनाए गए हैं। फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स केंद्र सरकार के नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रशासन के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, सदर्न, नॉर्थ कोकेशियन, वोल्गा, यूराल, साइबेरियन और फार ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। और अब आगे जानते हैं रूस में मनाए जाने वाले शानदार त्योहारों के बारे में, जो कि इसकी समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। यहाँ पर नए साल का जश्न जो दिसंबर के अंत से जनवरी तक चलता है, वो रूस की सबसे बड़ी हॉलिडे होती है। इस दौरान मॉस्को के रेड स्क्वायर और सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी पर शानदार आतिशबाजी होती है। लोग 0 से भी कम तापमान में पार्कों और चौराहों पर इकट्ठा होकर आधी रात के बाद भी जश्न मनाते हैं। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। रूढ़िवादी कैलेंडर की वजह से ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस भी 7 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें चर्चों में आधी रात की प्रेयर खास होती है। लंबी रूसी सर्दियों के दौरान मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक विंटर फेस्टिवल देश भर में पारंपरिक ट्रोइका की सवारी और बर्फ की शानदार मूर्तियों के साथ मनाया जाता है। वहीं फरवरी से मार्च की शुरुआत में मनाया जाने वाला मास्लेनित्सा या पैनकेक वीक सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का उत्सव है, जो किसी कार्निवल से कम नहीं। ये सूर्य का सम्मान करने और सर्दियों को अलविदा कहने का जश्न है, जिसमें पूरे रूस में परेड, लाइव म्यूजिक और डांस होता है। और इस मौके पर पैनकेक, जिन्हें ब्लिनी कहते हैं, उन्हें तरह तरह की टॉपिंग्स के साथ खाया जाता है। रूसी ऑर्थोडॉक्स ईस्टर अप्रैल में आता है और यह आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां लोग चर्च सेवाओं में शामिल होते हैं और रंगील उबले अंडे और पारंपरिक मीठी रोटी यानी कुलिच का स्वाद लेते हैं। मई के अंत से जुलाई की शुरुआत तक सेंट पीटर्सबर्ग व्हाइट नाइट्स फेस्टिवल चलता है। इसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, परफॉर्मेंस और एक कार्निवल जैसा माहौल होता है। ये फेस्टिवल सेंट पीटर्सबर्ग की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है, जो शहर की सुंदरता को और बढ़ा देता है। इसी तरह मॉस्को गोल्डन मास्क फेस्टिवल कला प्रेमियों के लिए बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि इस फेस्टिवल में ड्रामा, ओपेरा, बैले और कठपुतली थिएटर सहित कई शानदार परफॉर्मेंस होती है। 9 मई को रूस में विजय दिवस मनाया जाता है, जो नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत का जश्न होता है। इस दिन मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विशाल सैन्य परेड होती है। ये सभी त्योहार रूस की समृद्ध संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का मौका देते हैं, बिल्कुल जैसे यहाँ का खाना, जो कि न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि उसमें इतिहास, मौसम और लोक संस्कृति की झलक भी मिलती है। रूस के खास व्यंजनों में बोस्ट एक चुकंदर से बना गाढ़ा सूप है, जिसे खट्टी क्रीम के साथ परोसा जाता है।
पेलमेनी मीट से भरे छोटे छोटे डम्पलिंग्स होते हैं जिन्हें उबालकर क्रीम या मक्खन के साथ खाया जाता है। पिरोज़की बेक्ड या फ्राइड बन होते हैं जिनमें आलू, पत्ता गोभी या मीठी फीलिंग भरी जाती है और ये स्ट्रीट फूड के तौर पर बहुत पसंद किए जाते हैं। ओलिवियर सलाद, जिसे रशियन सलाद भी कहते हैं, उबले हुए आलू, गाजर, अंडे और कभी कभी चिकन को मेयोनीज के साथ मिलाकर के बनाया जाता है। ब्लिनी पतले क्रैब जैसे पैनकेक होते हैं जिन्हें अक्सर जैम, क्रीम या कैवियार के साथ खाया जाता है और ये रूसी ब्रेकफास्ट का पसंदीदा हिस्सा है। काशा एक हेल्दी और पारंपरिक दलिया जैसा व्यंजन है जो कुट्टू या बाजरा जैसे अनाजों से बनता है। सिरनी की पनीर से बने छोटे छोटे पैनकेक होते हैं जिन्हें हल्का फ्राई करके क्रीम या जैम के साथ खाया जाता है। और रूस की सबसे फेमस अल्कोहलिक ड्रिंक वोडका है जिसे बिना मिलावट के पिया जाता है। वहीं क्वास एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है जो गर्मियों में बहुत रिफ्रेशिंग लगती है। और अब अगर रूस के स्वाद के बाद इस देश की ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में जाने तो रूसी महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेस है साराफान। ये एक लंबी बिना आस्तीन वाली ड्रेस होती है जो अंदर पहनी जाने वाली शर्ट रुबाखा से ऊपर पहनी जाती है। त्योहारों या खास मौकों पर महिलाएं कोकोशनिक पहनती थी जो एक सुंदर हेडड्रेस होता है। और पुरुषों की ट्रेडिशनल ड्रेस में सबसे खास है कोसोवोरोत्का, जो कि एक लंबी ढीली शर्ट होती है जिसकी कॉलर सामान्य के बजाय साइड में होती है। इसे बेल्ट से बांधा जाता था और नीचे से चौड़ी पैंट पहनी जाती थी जिसे अक्सर जूतों के अंदर टक किया जाता था। तो रूस के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद भी अभी भी बहुत कुछ खास है बाकी, जैसे कि इस देश की सांस्कृतिक विरासत। रूस ने दुनिया को कला, साहित्य और संगीत के कई महान रत्न दिए हैं। लियो टॉल्स्टॉय, जो वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेनिना जैसे उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्राइम एंड पनिशमेंट और द ब्रदर्स कारामाजोव हैं। ऐसे विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार यहीं से हैं। इनकी किताबें सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साहित्य में बहुत ही खास मानी जाती हैं। रूसी बैले भी पूरी दुनिया में मशहूर है और ये रूस के सबसे प्रतिष्ठित कला रूपों में से एक है। ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है बल्कि रूस की समृद्ध संस्कृति और पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बैले डांस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, बैलेंस और कंट्रोल की जरूरत होती है, जिसके लिए रशियन बैले आर्टिस्ट को टफ ट्रेनिंग से गुजरना होता है। उनकी टेक्निक बहुत अच्छी होती है और वो अपने हाई एक्सटेंशन और डायनामिक टर्न जैसे शानदार मूव्स के लिए जाने जाते हैं। और रूस के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार प्योत्र इलिच चेकोव्स्की अपने फेमस बैले म्यूजिक स्वान लेक और द नट क्रैकर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और इसके पर्यटन स्थल भी तो इसे बेहद खास बनाते हैं और आपकी रूस यात्रा को रोमांच से भर सकते हैं। इसकी शुरुआत रूस के बड़े और ऐतिहासिक शहरों से हो सकती है, जैसे कि मॉस्को से। रूस की राजधानी मॉस्को इतिहास और संस्कृति से भरा एक जीवंत शहर है। यहाँ पर आप आइकॉनिक क्रेमलिन देख सकते हैं जो रूसी सरकार का केंद्र है, और कई खूबसूरत कैथेड्रल भी यही है। ये पूरा इलाका रेड स्क्वायर के साथ मिलकर के एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रूसी पहचान का प्रतीक है। रेड स्क्वायर के पास ही आपको शानदार, रंगीन और प्यास के आकार के गुंबदों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध सेंट बेसिल कैथेड्रल मिलेगा, जो रूसी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा रूस के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को बयान करने वाला स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम भी यहीं पर है। कला पसंद करने वालों के लिए बोल्शोई थिएटर और ट्रेट्योकोव गैलरी जरूर देखने लायक है। मॉस्को में ही आपको कोलोमेंस्कोये पार्क में असेंशन का चर्च भी देखने को मिलेगा, जो कि 16वीं सदी का एक अद्भुत पत्थर का चर्च है और ये भी एक यूनेस्को साइट है। मॉस्को से आगे बढ़कर आप सेंट पीटर्सबर्ग की ओर रुख कर सकते हैं, जिसे अक्सर रूस की कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। ये शहर अपनी शानदार वास्तुकला, खूबसूरत नहरों और वर्ल्ड क्लास म्यूजियम के लिए जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग का ऐतिहासिक केंद्र भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क हर्मिटेज म्यूजियम है, जो दुनिया के सबसे बड़े और पुराने म्यूजियम में से एक है। इसके अलावा पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेस, चर्च ऑफ द सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड और मैरिन्स्की थिएटर भी सेंट पीटर्सबर्ग के कुछ और मेजर अट्रैक्शंस है। पीटर हॉफ भी सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक भव्य जगह है, जिसके खूबसूरत फव्वारे और महल देखने लायक हैं।
इन दो महानगरों के अलावा कजान भी एक बेहद दिलचस्प शहर है, जहां पर आप एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कजान क्रेमलिन देख सकते हैं, जो कि एक ऐतिहासिक गढ़ है जहां शानदार कुल शरीफ मस्जिद और अनंसिएशन कैथेड्रल जैसी खूबसूरत इमारतें हैं। रूस में कई ऐसे स्थल भी हैं जो आपको सदियों पुराने इतिहास और गहरी आध्यात्मिक विरासत से जोड़ेंगे, जैसे वैली की नोवगोरोड और उसके आसपास के ऐतिहासिक स्मारक, जो रूसी वास्तुकला और संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें नोवगोरोड का क्रेमलिन और कई जुड़े हुए चर्च व मठ शामिल है। ये एक यूनेस्को साइट है। व्लादिमीर और सुजदाल के व्हाइट मॉन्यूमेंट्स शुरुआती रूसी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा फेरा पोंटो मठ का समूह, नोवोडेविची कॉन्वेंट समूह, डेरबेंट का गढ़, सोलोवेत्स्की द्वीप और स्ट्रूव जियोडेटिक आर्क भी रूस के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यूनेस्को स्थल हैं। वैसे रूस की प्राकृतिक सुंदरता भी कम नहीं है। यहाँ पर सोची ब्लैक सी तट पर स्थित एक लोकप्रिय रिजॉर्ट शहर है, जो कि अपने सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, खूबसूरत समुद्र तटों और हरे भरे पार्कों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और हाइकिंग जैसी कई आउटडोर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। इसी तरह इरकुत्स्क अद्भुत बैकाल झील का प्रवेश द्वार है। व्लादिवोस्तोक रूस के सुदूर पूर्व में एक हलचल भरा बंदरगाह शहर है और प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी छोर भी है। ये शहर अपनी खूबसूरत बंदरगाह, गोल्डन हॉर्न बे, व्लादिवोस्तोक फोर्ट्रेस और रूसी सबमरीन S-56 म्यूजियम जैसे आकर्षणों के लिए जाना जाता है। साथ ही रूस की कुछ बेहद खास प्राकृतिक यूनेस्को साइट्स में कामचाटका के ज्वालामुखी, अल्ताई के गोल्डन माउंटेन्स, वोजिन कोमी फॉरेस्ट, पश्चिमी काकेशस, पुटोराना पठार, लेना पिलर्स नेचर पार्क और उफ्स नूर बेसिन शामिल है। टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में जानकर के इतना तो समझ में आता है कि रूस में घूमने के लिए बहुत सारे शानदार स्थल हैं, जिनमें से कोई भी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। इसलिए ये जान लेते हैं कि रूस की यात्रा के लिए भारतीय नागरिक को पासपोर्ट के साथ फिलहाल वीजा की जरूरत भी होती है और जून से अगस्त के महीने इस देश की यात्रा के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। भारत की दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से रूस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी मिल जाती है। इसके साथ साथ रूस की यात्रा को आसान बनाने के लिए यहाँ के कुछ नियमों और रिवाजों को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए ये जान लीजिए कि रूस में सम्मान दिखाना बहुत आम है, खासकर बड़ों के प्रति। यहाँ पर किसी के घर के अंदर प्रवेश करते समय जूते उतारना भी आम बात है और सामाजिक समारोहों में टोस्ट ऑफर करना और उसमें भाग लेना भी। वहीं अजनबियों को देखकर मुस्कुराना यहाँ पर पसंद नहीं किया जाता और ज्यादा इनफॉर्मल बर्ताव भी। पब्लिक प्लेसेस पर तेज आवाज में बात करना और नल का पानी पीना यहाँ पर अवॉइड करना ही बेहतर माना जाता है। इन सभी जरूरी बातों का ध्यान रखिए और रूस की यात्रा का भरपूर आनंद उठाइए। और हाँ, वहां से लौटते समय यादगार और उपहार के रूप में ऐसा कुछ खास जरूर साथ लेते आइए। रूस की सबसे मशहूर पहचान हाथ से पेंट की गई लकड़ी की गुड़ियों का सेट, मात्रियोश्का डॉल, हाथ से पेंट किए गए रशियन लिकर बॉक्सेस, एम्बर ज्वेलरी, विंटेज पिन, बैच, पोस्टर या मेडल के रूप में मिलने वाले सोवियत दौर की यादगार चीजें, पारंपरिक रूसी शॉल, पारंपरिक रूसी बर्तन, समावार और वोदका। और अभी के लिए हम आपको छोड़े जाते हैं रूस के सफर की खूबसूरत यादों के बीच। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करते रहिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, जिस किसी भी टॉपिक पर आप डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं वो लिख भेजिए। बाकी इन्फिनिटी स्ट्रीम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।